हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एजुकेशन का पेपर जो 2016 में आ चुका है। वो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे हम सारे एक्सप्लेन के साथ कि हमें कैसे साइंस में आंसर लिखना है, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्ज़ाम, तो कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं सब उस पर जानेंगे हम। और क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपको उसको देखेंगे हम इसमें। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2016 का पेपर है, आप अपने सामने क्वेश्चन पेपर खोल के रख सकते हो। वैसे मैंने क्वेश्चन साथ साथ लिखे हुए हैं। देखो, साइंस का पेपर आपका सिलेबस से भी आ सकता है और सिलेबस के बाहर भी आता है, तो ये आप देख लीजिएगा कि हमें आप कैसे स्टेम करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की 4 विशेषता लिखिए। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु 6 कार्यकलाप को वर्णन कीजिए। मतलब कैसे आप बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करोगे, तो ये आपको बताना है इसमें। तो हम देखते हैं क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, सीधा हम आंसर पे आते हैं। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की 4 विशेषता 4 मार्क्स में और 6 आपको 6 क्रियाकलाप इसमें लिखने हैं। 16 का पेपर है तो आपको ऐसे आंसर लिखना है इसका। देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। मेन चीज आपको समझना है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक रूप से बनाना किसका, एक टीचर का काम होता है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच विकसित करना, एटीट्यूड विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि बालकों में इस प्रकार के गुणों का समावेश हो कि संकीर्णता, अंधविश्वास, पक्षपात आदि अवगुणों से मुक्त होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर सके। मतलब उसके अंदर ज्ञान में मितक ना हो कि ये गलत है ये सही है, वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिटी की चीज सीख सके, मुक्त होकर सत्य की या शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर सके। से बोलते हैं ना साइंस में कि हम सीधा फैक्ट पे देखते हैं, तथ्य को, गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता साइंस। से इसकी विशेषता क्या है, विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है। तथ्यों के प्रति आत्मविश्वासी, विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर करता है, आपको पता ही है। विज्ञान परिणाम या नतीजों की खोज में रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पक्षपात विहीन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल तत्व क्या होते हैं, जिज्ञासा, अंधविश्वास से मुक्ति, उदार मनोवृत्ति, समस्या का क्रमबद्ध समाधान। मतलब बच्चों में जिज्ञासा जगाना, अंधविश्वास जो बोलते हैं विश्वास ही नहीं है जिसमें, उससे मुक्ति दिलाना, उदार मनोवृत्ति मतलब कि एक अच्छा एटीट्यूड लाना, उसमें समस्याओं का क्रमबद्ध समाधान करना है। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है, क्योंकि 10 मार्क्स में है तो 4 मार्क्स को आपको ऐसे डिफाइन करना है। फिर 6 में आपको क्रियाकलाप, देखो मैंने बहुत सारे क्रियाकलाप लिखे हैं और कैसे आप डेवलप कर सकते हो एक साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में। अध्यापक का व्यक्तिगत उचित शिक्षण, नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग करके, अंधविश्वास को दूर करके, छात्रों की जिज्ञासा को उचित ढंग से तृप्त करके, विज्ञान साहित्य का प्रयोग करके, पुस्तकालय का उपयोग करके, पाठ्यसगामी क्रियाओं का उपयोग करके, प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार करके, और अन्य भी लिख सकते हो मैंने, क्योंकि बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप कोई ना कोई तो याद रहेगा ही इसके थ्रू। तो कि नियोजित अभ्यास करके, अवलोकन के द्वारा, आंकड़ों के अध्ययन के द्वारा, गहन विषय के अध्ययन के द्वारा, स्व उदाहरण का उपयोग करके, दैनिक जीवन से जोड़ के, भौतिक प्रश्नों को प्रोत्साहित करके। तो ये सब इसके क्रियाकलाप है बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के। आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान शिक्षा में कार्यकलाप आधारित शिक्षण क्या है। प्रदर्शन विधि की अपेक्षा कार्यकलाप आधारित विधि को क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन के बदले हमें क्यों एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को महत्व देना चाहिए। 4 नंबर में पहले बताना है कि आपका क्या है, फिर 6 नंबर में बताना है क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखो, क्रियाकलाप एक्टिव बेस्ड लर्निंग उसे कहते हैं जिसमें हम बच्चों को एक्टिव बेस्ड के या एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाता है। एक्टिविटी मेथड इज द टेक्निक्स अडॉप्ट बाय ए टीचर to emphasize here or her method of teaching through activity in which the student participate rigorously and bring about efficient learning experience child center। मतलब एक कि चाइल्ड को बीच में रख के हम एक्टिविटी कराते हैं, उसे की क्रियाकलाप आधारित टीचिंग कहते हैं कि हम हर चीज इसमें एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, एक्टिविटी के बिना हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। फिर अब लिखा है गतिविधि क्रियाकलाप, क्या क्या आप ऐड कर सकते हो इसमें, जैसे कि प्रायोगिक कार्यों पर बल देके, उपकरणों का प्रयोग व प्रयोगशाला प्रयोग, अवधारणाओं का प्राथमिक सत्यापन, उचित अवलोकन व प्रशिक्षण देके, शिक्ष द्वारा सहायता, मतलब जो शिक्षा के द्वारा सहायता।
क्रियाकलाप विधि को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? देखो, प्राथमिकता इसलिए देनी चाहिए क्योंकि गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर बल देता है। गतिविधियों के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीख पाता है, इसलिए बाल केंद्रित विधि बच्चों को बाल में केंद्रित में रखे अच्छे से एक्टिविटी सिखाई जाती है। हर चीज उसको बताया जाता है कि कैसे एक्टिविटी करनी है, कैसे उसके साथ लर्निंग करना है। ये सब बालक स्वेच्छा व उत्साह से सहभागिता करता है। अगर एक्टिविटी है तो बच्चा खुद जाएगा, सीखेगा उसको। अगर कोई बोरिंग ऐसे लेक्चर है तो बच्चा उसमें नहीं जाता। अनुभव द्वारा सीखने की बात करता है कि एक्सपीरियंस लर्निंग की बात होती है। इसमें शारीरिक व मानसिक क्रिया भी शामिल होगी। अगर एक्टिविटी करा रहा है तो बालक के चिंतन कौशल का विकास होगा, बालक का सर्वांगीण विकास करके सीखने पर बल। तो ये इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं कि ये इन चीजों पर फोकस डालती है, इसलिए। दूसरा है आपका तीसरा क्वेश्चन, एससीपी के दौरान विज्ञान शिक्षण हेतु आपके द्वारा तैयार की गई 5 अल्पव्यय शिक्षण सामग्री का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर इसी के नीचे पूछा है आपके में कि नहीं 5 विज्ञान अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त अल्पव्यय शिक्षण सामग्री को आपने कैसे, मतलब जो आपने पहले 5 बनाया एससीपी के दौरान विज्ञान शिक्षण पढ़ाने के लिए लो कॉस्ट मटेरियल, फिर आप उसको उपयोग कैसे करेंगे वो 5 मार्क्स में बताना है आपको। जैसे कि पहले आप इसका डेफिनेशन बता दो कि अल्पव्यय सामग्री क्या होती है। इन्वॉल्व मिनिमम और नील इनपुट कॉस्ट एज दे आर मेड फ्रॉम household waste and discrete items or from material readily available in the your immediate surrounding and natural environment। मतलब कि जो आपके घर में पड़े होते खराब सामान, उसके द्वारा आप इसको बनाते हो, जिसमें आपको पैसे भी कम लगते हैं और आसानी से वो आपके आसपास मिल जाती है आपके सराउंडिंग में, उसी को अल्पव्यय सामग्री कहते हैं। मतलब जिन्हें सामग्री को वेस्ट कर घर की सामग्री से बनाते हुए। एससीपी के दौरान जैसे कि हमने बनाया, पपेट बनाया था, चार्ट बनाया था, एक चुंबक छोटा सा ले आए थे हम, टॉर्च बनाया था हमने, बॉक्स। तो इसमें ना कम चीजें खर्च हुई थी। जैसे कि आप उपयोग कैसे कर सकते हो मैं एक बार बताता हूँ। ये देखो, आप एससीपी के दौरान आपने अल्पव्यय सामग्री बना ली, जैसे आप भी ने जो बनाई है आपको वो लिखना है उसके अकॉर्डिंग। से पपेट बना लिया, पपेट के थ्रू हम कोई भी कंसेप्ट समझा सकते हैं बच्चों में कि ये इस प्रकार से होता है, भोजन इस प्रकार से आता है, बच्चे खाते हैं ये। जैसे 6th क्लास में भोजन कहाँ से आता है, ये चैप्टर पढ़ा सकते हो आप। चार्ट के द्वारा बहुत से प्रदर्शन, पेड़ों का चित्र, पौधों के अंगों, अपना पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब सिखा सकते हो। चुंबकीय प्रभाव की, नॉर्थ और साउथ को साथ मिलाने पे नहीं चिपकता, एक एक दिशा को एक साथ करने पे नहीं चिपकता। टॉर्च के द्वारा आप प्रकाश, लाइट की सिखा सकते हो। आप फायर भी दिखा सकते हो कि अग्नि का, मोमबत्ती लाके आप बच्चों को बता सकते हो कि ये ज्वाला कैसी है। तो इस तरीके से आपको इसमें बताना है। यही उपयोग मैंने नीचे लिखा है, तो यही चीज है प्रकाश पढ़ाने में, ज्वाला पढ़ाने में। अतः में आपका क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान किट का महत्व क्या है। जो आप साइंस किट की बात करते हो जिसमें साइंस के मटेरियल होते हैं सिखाने के लिए, तो एससीपी के दौरान विज्ञान किट के किन्हीं 5 आइटमों का प्रयोग आपने शिक्षण में कैसे किया। सबसे पहले तो महत्व बताने हैं, फिर उसका आपने उपयोग कैसे किया। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, महत्व और उपयोग। तो देखो, विज्ञान किट किसे कहते हैं? विज्ञान विषय के आवश्यक उपकरण युक्त बॉक्से को विज्ञान किट की संख्या दी जाती है। मतलब जिसमें विज्ञान के रिलेटिव उपकरण पाए जाते हैं उसको। महत्व क्या है? टीएलएन के रूप में उपयोग होता है। उपकरणों का उचित उपयोग सीखने में किया जाता है। प्रायोगिक कुशलता इससे आती है। प्रयोग करने में सरलता होता है। विषयों की अवधारणा को समझाने में सहायक है। ज्ञान प्रदान, गहनता से अध्ययन में सहायक है। छात्रों के प्रदर्शन, निखार, सुधार में आवश्यक। सेव टाइम, सेव मनी, सेव पावर की बात करता है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है साइंस किट। साइंस किट का उपयोग जैसे आपके वही सेम, जैसे आपने शिक्षण सामग्री का उपयोग किया वैसे। जैसे साइंस किट में मेरा टॉर्च है, टॉर्च का उपयोग मैं क्या, लाइट पढ़ाने के लिए करूंगा। क्ले है, मिट्टी अपरदन, नमी के बारे में जो आपके 8th क्लास में है, कृषि वाला चैप्टर है साइंस में, उसको पढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। मोमबत्ती 8th क्लास में है, ज्वलनशील और ज्वाला का चैप्टर है, वो पढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। लेंस है, आप अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये 9th क्लास में भी है, एक छोटे मोटे क्लास में भी है, लेंस के बारे में पढ़ा सकते हो। लिटमस पर दिखा सकते हो, इसके अंदर से चुंबक होते हैं, मोटर बैटरी होती है, तार होता है, कील होता है, पंखुड़ियाँ, ये सब आप इसमें साइंस किट में होते हैं। तो इनको अलग अलग चीज़ों को सिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके सारे आइटम हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी नहीं दे रखा। हमारे देश में विज्ञान शिक्षण को लोकप्रिय बनाने में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जिसे NTSS कहते हैं, और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की भूमिका का पुष्टि कीजिए। 5-5 में बताने हैं, भारतीय कांग्रेस की और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की। तो ये बहुत मुश्किल से मिला है आंसर, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखो, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना हुई थी 1914 में। 14 में स्थापना हुई किसकी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस की भूमिका। तो विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस बोल सकते हो इसको। भारत में विज्ञान को आगे बढ़ाने तथा बढ़ावा देने इसका काम था, पहली भूमिका। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए धन और बंदोबस्ती को सुरक्षित और प्रबंधित करना इसका काम था, दूसरा। विज्ञान का उन्नत करना इसका तीसरा काम था। चौथा काम था कि राष्ट्रीय विज्ञान नीति के विकास की योगदान में अपनी भूमिका निभाना। जो राष्ट्रीय विकास नीति है उसका योगदान विकास में। प्रौद्योगिकी विकास में भूमिका, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में भूमिका। तो ये आप सारे इसकी भूमिका थी विज्ञान कांग्रेस की। अब NTSS की बात करते हैं, ये आपका SSS हो गया, ये 2S है, एक हटा दो इसमें। देखो, NTSS राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, मतलब नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम की बात करता है। तो विज्ञान को बढ़ावा देने में इसकी भी भूमिका थी। टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट एंड नेचर देयर द टैलेंट, मतलब कि हम टैलेंट स्टूडेंट की पहचान करते हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा 10th क्लास में एग्जाम होता था NTSC का, वो क्या यही ऑर्गेनाइज करवाता था कि ये बच्चों को छात्रवृत्ति दे सके, मतलब स्कॉलरशिप की बात करता है तो ये यही देता था NTSC, और इसी को NTSS के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में इसकी भूमिका थी। ये 1963 में NCERT ने ही बनाया था कि हमें अच्छे से मिले। ये आपके कुछ गलत है, इसको मत ध्यान दीजिए। अनुसंधान तथा विज्ञान की प्रगति में योगदान था इसका। विज्ञान के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न करने में सहायक। यह परीक्षा साक्षरता के द्वारा 350 छात्रों को चुनकर छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो मैंने बताया ना, NTSC जो 10th क्लास में एग्जाम होता है उसमें से 350 छात्र चुने जाते हैं, इसलिए आप बहुत देखोगे कि उसका रिजल्ट आपको पता नहीं चलता क्योंकि पूरे दिल्ली में इसका एग्जाम होता है, तो हर कोई वो नहीं होता। विज्ञान के आधारभूत स्वरूप का ज्ञान, नवीन विचारों तथा विज्ञान की क्षमता, वैज्ञानिक महत्व तथा घटनाओं को समझने में योगदान। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसकी रोल क्या था विज्ञान को बढ़ाने में। तो ये इसके सारे रोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उच्च 8वीं में पूछा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए आप किन्हीं 2 नवाचार रणनीतियों को अपनाएंगे, परिचर्चा कीजिए। मतलब 2 को आपको अच्छे से डिवाइन करना है, एक पूरे 2 पैराग्राफ में एक चीज को। तो देखो, नवाचार रणनीतियां क्या होती है, जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं। नवाचार रणनीतियां वह होती है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शिक्षण तकनीकों को प्रतिस्थापित करती है। मतलब कि हम शिक्षण तकनीक में इनका कैसे से उपयोग करके अपनी टीचिंग लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ये इसलिए होता है। जैसे कि पहले की बात करते हैं हम, हैंड ऑन लर्निंग। हैंड ऑन लर्निंग क्या होता है? हैंड के द्वारा सीखना। ये अब तक आविष्कार किया गया सबसे अच्छा शिक्षण तरीका है, जिसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं का अनुभव करने के लिए सक्रिय भागीदारी होती है। बच्चे करके सीखते हैं, हैंड ऑन लर्निंग की बात करते हैं। तो ये तो आपको इसको अच्छे से डिफाइन करना है। मैं आपको एक पॉइंट बस बता दें कि हैंड ऑन लर्निंग आपका लिखना है। स्टोरी टेलिंग दूसरा नवाचार आपकी रणनीतियां है। विद्यार्थी कहानी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कहानी सुनाना कक्षा में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। तीसरा है आपका रोल प्ले। यह नवीन पद्धति विज्ञान शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन रही है, क्योंकि छात्र बौद्धिक और शारीरिक रूप से एक नई अवधारणा सीखते समय गतिविधियों के माध्यम से शामिल हो जाती है। तो रोल प्ले इंपॉर्टेंट है। विजुअल क्लाइज, इसका उपयोग श्रवण जानकारी को पूरक बनाता है और छात्र आसानी से विचारों को बेहतर तरीके से जुड़ जाते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है। अब आपका आता है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पे अंतर बताइए 5 मार्क्स में। 6 to 8 के विज्ञान के लिए आप 2 गतिविधियां बताइए जिससे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट में अंतर क्या है। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आपको लिखना है। पहले आपको दोनों के अर्थ बताने। ये सीखने के दौरान शिक्षा को समायोजित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
ये लिखना है, आकलन के को छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए मानक के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रकृति कैसी है इसकी? डायनेस्टिक है, डायग्नोस्टिक बोलते हैं, जो उपचार की बात करता है। फॉर्मेटिक, ये मूल्यांकन करने वाला होता है। क्या है ये? सीखने के लिए होता है, ये सीखने का आकलन होता है। मन बोलते हैं ना, सीखने के लिए हमने क्या सीखा उसके लिए आकलन होता है फॉर्मेटिव, कितना सीखा उसके लिए आकलन होता है समेटिव। आवर्ती, दैनिक, कक्षा, मासिक, टेस्ट, मतलब इसका टाइम पीरियड हमेशा चलता रहता है। ये लास्ट में होता है टर्म एंड समय के समान जो फाइनल एग्जाम होते हैं। लक्ष्य क्या होता है? सीखने में वृद्धि और छात्र की योग्यता का मापना, उसने कि पूरा साल कितना करा। फीडबैक प्रोवाइड करता है, ग्रेड परिणाम प्रोवाइड कर जाता है, और सुधार की आवश्यकता का पता चलता है और कितना सुधार किया इसमें ये पता चलता है। तो ऐसा लिखना। अब निर्माणात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 2 गतिविधियां। देखो क्या क्या कर सकते हो आप, बहुत सारी गतिविधियां। क्लासरूम पोल, एग्जिट टिकट, फीडबैक प्रोवाइड करवा सकते हो, पाठ पढ़ाने के बाद यूनिट टेस्ट ले सकते हो, पूछताछ डिस्कशन कर सकते हो, प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग कर सकते हो, विचार मंथन गतिविधि, इसमें बच्चे जो जानते हैं वही लिखते हैं, प्रमाणिक गतिविधियों का उपयोग, अवधारणा मानचित्र, ये सब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयोग कर सकते हो। जो भी गतिविधियां है इतनी सारी। अगला क्वेश्चन आता है इसी के अथवा में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हो। और फिर पूछा है कि नील नक्शा ब्लूप्रिंट का आपको महत्व बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षाओं के लिए एक प्रक्रम पर आधारित ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि देखोगे आप इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उदाहरण से व्याख्या कीजिए। सतत आपको बताता हूँ कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों का मूल्यांकन लगातार होना चाहिए। ये व्यापक मूल्यांकन कहता है, व्यापक का अर्थ है कि विस्तार। व्यापक के मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के जो बिहेवियर के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष पर मूल्यांकन की बात करता है। यह आपने लिख दिया सतत और व्यापक, ठीक है। फिर आपका 2.5 मार्क्स में क्या है? ब्लूप्रिंट के महत्व बताने हैं। फिर ये इसको और अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो, मैंने छोटा सा करा है। देखो, इससे विषय वस्तु का हर भाग प्रश्न पत्र में शामिल करने का बच्चों का समग्र आकलन किया जाता है। शामिल करने का अच्छा तरीका है, समग्र आकलन हो सकता है। अध्यापक छात्रों को सरलता पूर्वक अंक विवरण कर सकता है इसके द्वारा आसानी से। एक से अधिक प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट आप बना सकते हो। सभी पक्षों का आकलन सरलता से इसमें किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है इसमें ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर आप नीचे जैसे कि ब्लूप्रिंट बनाओगे, मैं एक सिंपल सा आपको एक बना के दिखा देता हूँ। देखो ऐसे आपका ब्लूप्रिंट बनता है। यहाँ आपको लिखना पड़ता है टॉपिक, यहाँ आपके बनेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया। 2 भाग बना दोगे, ज़्यादा आपको मत नहीं बनाना है इसमें। ये तो एक के अंदर आप 3 डिवाइड करोगे, ऐसे 3 डिवाइड एक बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखोगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप इसमें लिखोगे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर आपका आ जाएगा नॉलेज वाले क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आ जाएगा आपका एप्लीकेशन, और यहाँ पर आ जाएगा स्किल बेस्ड। तो तीनों में आपको 3-3 खाने बनाने हैं। फिर से वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये लास्ट में आपको इन सबके ऐसे ऐसे करके टोटल लिखने हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर आपको टोटल लिखना है। फिर 1-2 इंस्ट्रक्शन बताने की VVS मतलब होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक आपने लिख दिया कि साइंस का चैप्टर 1, साइंस का चैप्टर 2। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में विज्ञान शिक्षण द्वारा आप सामान्यीकरण का कौशल कैसे विकसित करेंगे, किन्हीं 2 अवधारणाओं सहित व्याख्या कीजिए। देखो सामान्यीकरण क्या होता है? जनरलाइज, मतलब कि एक तरीके से उनको सीखने की बात करता है। बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को शून्य करने के लिए मजबूर करता है। इसमें एक विज्ञान गतिविधि प्रस्तुत करके सामान्यीकरण कर सकते हैं। मतलब सामान्यीकरण तभी कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी के द्वारा उच्च स्तर की सोच के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। सामान्यीकरण के द्वारा बच्चों में सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। व्याख्या करने को ना कहे तभी आप सामान्यीकरण कर सकते हैं। मतलब एक सामान्यीकरण बोलता है कि डेफिनेशन ना देके हम इसको जनरलाइज करें उसके अंदर बच्चों में। व्याख्या ना करें, पूछताछ का उपयोग करें, निष्कर्ष पर चर्चा करें, क्या है, कैसे सवाल है, इसका मतलब क्या है, क्यों निकला, ऐसे सवालों का प्रयोग करें। यूटिलाइज द स्टूडेंट स्ट्रेंथ व्हेन जनरलाइज इन न्यूली एक्वायर्ड स्कूल।
ये तो आप उदाहरण दे सकते हो कि इंटीग्रेट स्टूडेंट एंड साइंस इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, engage student in science, use desirable phenomena to drive learning. Example, all birds have wings, making children eat cereals for breakfast. तो ये आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो कि जनरलाइज करने का तरीका। अब अथवा में आपका फिर से पूछता है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान की प्रकृति ज्ञान किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं दो उदाहरण दर्ज कीजिए। इसमें आपको विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान का, साइंस का नेचर बताना है कि विज्ञान की प्रकृति कितनी है। विज्ञान सत्य पर आधारित है, पर पता है आपको कि ये रियल चीज की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है, ये फैक्ट की बात करता है। परिकल्पना का प्रमुख स्थान होता है इसमें, हाइपोथेसिस। पक्षपात रहित की बात करता है, वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर, निष्कर्षों की खोज, समस्या का स्पष्ट हल, क्रिया पर आधारित। तो ये इसकी प्रकृति है। तुमने देखो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में विज्ञान की प्रकृति ज्ञान किस प्रकार मदद करती है, तो ये हमें तथ्य की खोज में मदद करती है, सत्य की खोज में, परिकल्पना निर्माण में, पक्षपात रहित में, वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों की खोज में। तो ये इसी के महत्व लिखना है आपको प्रकृति को लिख के। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के दो विज्ञान प्रक्रमों का उदाहरण देते हुए पुष्टि कीजिए। मतलब आपको अब चैप्टर भी याद करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ तो आपको लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको क्लास दे देगा तो क्लास के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर याद करेंगे, इसलिए आप हर क्लास के दो दो चैप्टर याद कर लो, जो टॉपिक याद कर लेना कि क्या क्या दे रखा है। जैसे मैंने 6 क्लास का लिखा है कि भोजन ये कहाँ से आता है, ये चैप्टर है आपका। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमने भोजन के बारे में पढ़ा कि भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। भारत में के प्रदेशों में भोजन में विभिन्नता पाई जाती है, सब अलग अलग खाते हैं। ऑलमोस्ट जो हमारे भोजन का स्रोत होता है वो पौधे व जंतु होते हैं, उदाहरण दूध, फल, सब्जी, ये सब भोजन है। दूसरा चैप्टर लिया है मैंने तंतु से वस्त्र तक। भारत में वस्त्रों में भी विविधता पाई जाती है, लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, ये। तो इसमें हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे तंतु से लेकर, मतलब एक धागे से लेकर वस्त्र का तैयार कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चयनित विकास प्रक्रम एकीकृत है, क्योंकि इन दोनों के जरिए हम अन्य विषयों को भी आसानी से पढ़ा सकते हैं। देखो अब इन्हीं दो प्रक्रम को लेके 2.5 मार्क्स में आपको बताना है कि ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं। तो हाँ, हम बता सकते हैं कि कैसे इंटीग्रेटेड है, बहुत आसानी से हम पढ़ा सकते हैं। देखो भोजन के बारे में हम शारीरिक शिक्षा में पढ़ते हैं कि फूड न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, और हम ये साइंस में भी पढ़ते हैं। दूसरा कि वस्त्र मिलों का अध्ययन करते हैं कि वस्त्र की बहुत सारी मिलें थी, पुरानी मिलें कब कब हुई। सामाजिक अध्ययन में करते हैं, गणित में वस्त्रों का बनना कब शुरुआत हुआ, कैसा हुआ। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड है। देखो हम इसके थ्रू इन सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं आसानी से। अब इसका अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों की जाने वाली किसी विज्ञान परियोजना का वर्णन कीजिए, इसके शीर्षक चुनाव करते हुए सभी चरणों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि एक परियोजना बतानी है, विज्ञान परियोजना, और शीर्षक का चुनाव करते हैं, इसमें लिखना। देखो प्रोजेक्ट, पता करें कि क्या पानी बिजली का संचालन करता है। वर्णन करा हमने, हम हमेशा बच्चों को तूफान आने पर पानी से बाहर निकलने को कहते हैं, यह उसी को समझाने में सहायक है। देखो प्रोजेक्ट हमने दिया, इसमें कोई प्रोजेक्ट वर्णन करना था बोला है। देखो एक प्रोजेक्ट तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला, हमने बोला कि बिजली कहाँ से संचालन करती है। वर्णन हमें तूफान आने पर से बोलते हैं कि पानी से निकल जाना चाहिए, कहीं क्या उसमें भी करंट भी पैदा हो सकता है। दूसरा कि प्रोजेक्ट की स्थैतिक बिजली के साथ एक कैन रोल करें। देखो हमने स्थैतिक बिजली सुना है कि हम अपने सर पे हाथ लगा के फिर कैन के द्वारा गुब्बारे, जैसे खाली सोडा कैन, गुब्बारे, सिल्के बाल, ये सब हमें सही होता है। निर्देश, सोडा कैन को किनारे पर रख दे, गुब्बारे को सिर पर बहुत जल्दी से लगड़े और फिर कैन के पास इधर उधर करे, इससे कैन की गति देखने को। जैसे कि हमने करा है कि हमारे पास गुब्बारा होता है और गुब्बारे को जब हम सर के जो हमारे तेल होते हैं उस पर लगा के रखते हैं, फिर हाथ से चिपकाते तो वो चिपक जाता है। वैसे ही आपके पास कोई कैन है, कोला, पेप्सी या कोला की कैन होती है, उसको आप नीचे रखोगे और फिर गुब्बारे से अपने सर पे तेल लगाओगे, फिर ऐसे ऐसे हिलाओगे ना, तो उसमें भी बिजली पैदा होती है, वो कैन हिलेगा इधर उधर। तो ये प्रोजेक्ट ले सकते हो आप। देखो शीर्षक परियोजना का से हमने लिया कि नेगेटिविटी इन द मीडिया। हमने एक परियोजना ले ली कि मीडिया कैसे नकारात्मक प्रभाव डालती है। सोपान लिखेंगे परियोजना विधि का, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, समस्या उत्पन्न करेंगे, परियोजना का चुनाव करेंगे, परियोजना थोपेंगे नहीं, बच्चों में एक चुनाव करने का अवसर देंगे, कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, रिपोर्ट तैयार करना, ये आपके सोपान हो जाएंगे।
इसके थ्रू आप परियोजना विधि को समझाते हो। 8वां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में क्या योजना के महत्व। देखो किसी भी यूनिट के विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के कार्य को ही यूनिट प्लान करते हैं। मतलब ये एक सीक्वेंस वाइज में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लेसन प्लान तो आपका 40 मिनट का होता है, यूनिट प्लान पूरे एक सप्ताह के दिन भी या कुछ ज्यादा दिनों के लिए भी तैयार होता है। ये पूरा यूनिट को दिखाता है। मैथ क्या है, ज्ञान को पूर्व इकाई के रूप में स्वीकार करना, वातावरण को महत्व दिया जाता है, रुचि योग्यता आवश्यकता पर विशेष ध्यान, धन शक्ति समय की बचत होती है, विज्ञान प्रत्यय पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, वांछित एवं उपयोगी क्रियाओं की जानकारी इससे हम प्रदान कर सकते हैं। यूनिट प्लान का ये महत्व है। 9वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में विज्ञान मेले और विज्ञान संग्रहालयों की भूमिका। देखो विज्ञान मेले की क्या क्या भूमिका है। विज्ञान छात्रों में व्यवहार सिद्धांत लाना, विज्ञान मेले के व्यवहारिक अनुप्रयोग उपयोगिता को समझाना, मतलब मेले के द्वारा हम व्यवहारिक उपयोग के समझाएंगे, उपयोगिता को समझाने में मदद करेंगे। मेले के द्वारा प्रदर्शन के सुधार में मदद करेंगे, बच्चे अच्छे अच्छे प्रदर्शन करेंगे, मेले में दिखाएंगे। विज्ञान सीखने के लिए रुचि व आनंदपूर्ण में बहुत सारे बच्चे मेला घूमना पसंद करते हैं, तो विज्ञान के प्रति वो आकर्षित होंगे। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने में विज्ञान मेले की बहुत भूमिका है। प्रतिस्पर्धा के लिए स्वस्थ मंच प्रदान करना, मॉडल तकनीकों की जानकारी सर्वांगीण विकास पर बल देता है। म्यूजियम की बात करते हैं तो प्रकृति तथा सामाजिक परिवेश से परिचित कराने में ये बहुत अहम है, कि इसलिए हम साइंस के दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। बाहरी जगत का अनुभव तथा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। विज्ञान शिक्षण के प्रति रुचि और सरल बनाता है। संग्रह प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। निरीक्षण शक्ति विकसित में सहायक है। नवीन वस्तुओं से परिचित कराना, हम संग्रहालय में नई नई चीजें बच्चों को दिखा सकते हैं, तो ये इसकी भूमिका है। 10वां क्वेश्चन है आपका लास्ट खत्म। फिर इसके बाद एससीपी के दौरान उपलब्धि परीक्षण के एकीकृत आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट लिखना। देखो एक फिक्स है आपका क्वेश्चन की एटीआर का क्वेश्चन आएगा, एटीआर के स्टेप आप याद कर लेना कैसे। देखो विश्लेषण हम कैसे करेंगे आंकड़ों का, माध्यक बहुलक, भार ग्राफ, सुधार काफी हुआ है नहीं, इस तरीके से। अब सबसे पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण होता है, प्रश्न उत्तर का निर्माण होता है, मार्क्स इकट्ठा करना कि लो हाई अचीवर ये, फिर ब्लूप्रिंट का आपको जो भी मार्क्स आए उसका संश्लेषण विश्लेषण करना, लास्ट में रिपोर्ट परिणाम और निष्कर्ष करना। तो ये आपको वीडियो यहीं पर खत्म होती है। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जिसने नहीं करा तो ये हम आप एंड करते हैं इसका।